तो आज का हमारा जो टॉपिक पहला टॉपिक है वेलकम फाइल। मतलब हम सर्वर को स्टार्ट करने के बाद जब सर्वलेट हम लोड करते हैं तो पहला कौन सा फाइल लोड होगा, तो यही है वेलकम फाइल। तो अगर हमने वेलकम फाइल नहीं दिया तो कुछ पेज नहीं आएगा, क्योंकि हमने तो कुछ यूआरएल नहीं दे रहा हूँ, तो कोई भी पेज लोड नहीं होगा। तो अगर वेलकम फाइल दिया तो ऑटोमेटिकली वो फाइल लोड हो जाएगा। तो यही है वेलकम फाइल का काम। तो यही देखना है कि वेलकम फाइल हम कैसे यूज़ करूँगा। तो हम एक साथ एक से ज़्यादा वेलकम फाइल यूज़ कर सकता हूँ, तो वो भी हम देखूँगा कि एक से ज़्यादा वेलकम फाइल हम कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो वेलकम फाइल लोड होता है ऑटोमेटिकली जब भी हम हमारा प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता हूँ। तो हम एक से ज़्यादा वेलकम फाइल यूज़ कर सकता हूँ। तो हम web.xml फाइल में वेलकम फाइल हम लिख सकता हूँ। तो मतलब ये वेलकम फाइल यूज़ करने के लिए हमको मतलब web.xml फाइल का ज़रूरत है। ओके, विदाउट web.xml हम वेलकम फाइल को यूज़ नहीं कर सकता हूँ। और इसके बाद देखना है लोड ऑन स्टार्टअप एंड डिफरेंट यूआरएल पैटर्न्स लेकर कैसे काम करना है। ओके, और उसके बाद हम सर्वलेट क्रिएट करूँगा यूजिंग सर्वलेट इंटरफेस एंड जेनरिक सर्वलेट क्लास। तो अभी तो पिछले क्लास में हमने तो HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड करके सर्वलेट बनाया था, लेकिन आज का क्लास में हम सर्वलेट इंटरफेस एंड जेनरिक सर्वलेट क्लास को एक्सटेंड करके हम सर्वलेट बनाऊंगा। और इसके बाद देखना है कि रिक्वेस्ट के साथ कैसे डेटा डिफरेंट सर्वलेट में हम भेज सकता हूँ। और इसके बाद है सर्वलेट कम्युनिकेशन। हम 2 और 3 सर्वलेट के बीच में कम्युनिकेशन कर सकता हूँ, मतलब रिक्वेस्ट एक सर्वलेट से दूसरा सर्वलेट में भेज सकता हूँ। तो यही है सर्वलेट कम्युनिकेशन। तो पहला है वेलकम फाइल। तो पहले एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, फाइल न्यू एंड डायनामिक वेब प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम सर्वलेट 4 एंड फिनिश। और ये सर्वलेट प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। और जावा सोर्स रिसोर्सेज के अंदर ये src मेन जावा, इसके ऊपर राइट क्लिक करके न्यू एंड देन सर्वलेट। और ये पैकेज के अंदर बना लेता हूँ, दैट इज com डॉट वेबफ्लेक्स। और क्लास का नाम है serv1 एंड फिनिश। ओके, तो अभी हमने कुछ वेलकम फाइल नहीं दिया, तो इसका मतलब कुछ फाइल अभी बाय डिफ़ॉल्ट लोड नहीं होगा। तो ये सब कमेंट हटा देता हूँ। तो सिर्फ डू गेट मेथड को रखता हूँ और बाकी मेथड्स को डिलीट कर दिया। ओके, और यहाँ पर एक मैसेज दे दिया, दैट इज दिस इज सर्वलेट 1। ओके, तो अब इसको पहले चलाता हूँ। सर्वलेट 4 के ऊपर राइट क्लिक करके रन एज एंड रन ऑन सर्वर tomcat एंड फिनिश। ओके, तो सर्वर स्टार्ट हो गया। तो अभी दिखा रहा है कि 404 पेज नॉट फाउंड, क्योंकि हमने कुछ वेलकम फाइल नहीं बोला है। ओके, तो यही है वेलकम फाइल, दैट इज हमने तो वेलकम फाइल नहीं बोला। इसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट जब प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया कुछ भी फाइल लोड नहीं हो रहा है। यही है प्रॉब्लम वेलकम फाइल नहीं बोलने का। तो अभी हम वेलकम फाइल बोल दूंगा तो वो फाइल अभी ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट लोड हो जाएगा जब भी हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहा हूँ तब। ओके, तब हम ये सर्वर को बंद कर देता हूँ। तो वेलकम फाइल बोलने के लिए हमारा ज़रूरत है web.xml फाइल। तो अभी हमको web.xml फाइल को क्रिएट करना होगा। तो web.xml फाइल कहाँ पर होगा, ये जो src एंड मेन, इसके अंदर वेब ऐप, और इसके अंदर वेब -inf, इसके अंदर रहेगा web.xml। तो मतलब वेब inf के ऊपर राइट क्लिक करना होगा
और इसके बाद न्यू। तो ये लिस्ट में तो कहाँ पर कहीं पर भी वेब डॉट एक्सएमएल नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब हमको जाना होगा इस अदर ऑप्शन पर, और अदर में क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर लास्ट में दिखाई दे रहा है कि एक्सएमएल फाइल। इसके ऊपर क्लिक करके इट इज़ नेक्स्ट, और अब देना होगा हमारा फाइल नेम, दैट इज़ वेब डॉट एक्सएमएल। ये क्रिएट हो रहा है ये वेब INF फोल्डर के अंदर, और फिनिश। तो अभी जस्ट ये जो XML टैग यही वो ऑटोमेटिक राइट कर देगा, और हमको बाकी जो टैग है इसको लिखना होगा। दैट इज़ हमारा जो स्टार्टिंग टैग, दैट इज़ web-app, और इसके अंदर हम सिर्फ अभी के लिए लिखता हूँ वेलकम फाइल, वेलकम -फाइल -लिस्ट। ओके, तो यही हमारा वेलकम फाइल का आउटर टैग, और इनर टैग में लिखना है वेलकम -फाइल, और इसके अंदर वेलकम फाइल का नाम। ओके, तो हम कुछ भी बोल सकता हूँ, दैट इज home.html बोल दिया। तो अब हम home.html बोल रहा हूँ, मतलब वो home.html फाइल के लिए सर्च करेगा, लेकिन अभी तो नहीं है तो इसको तो नहीं मिलेगा। तो इसके लिए अब हम home.html को क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये क्रिएट करना है वेब ऐप इस फोल्डर के अंदर। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, और न्यू एंड HTML फाइल, और इसका नाम दे दिया home.html, और फिनिश। तो यही है home.html, और इसके अंदर सिर्फ एक मैसेज दे देता हूँ h2 टैग के अंदर, दैट इज़ वेलकम टू home.html, और सेव कर दिया, और फिर से चलाता हूँ इसको, रन एज सर्वर, टॉमकैट फिनिश। अब हमारा ये home.html फाइल ऑटोमेटिक लोड हो जाएगा। ओके, home.html ऑटोमेटिक लोड हो गया। तो ये है वेलकम फाइल। जब भी हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा ऑटोमेटिकली हमारा वेलकम फाइल जो हमने ये web.xml फाइल के अंदर बोला है ये ऑटोमेटिक लोड हो जाएगा। तो अब एक प्रोजेक्ट में हम मल्टीपल वेलकम फाइल भी बोल सकता हूँ। तो मल्टीपल वेलकम फाइल का ज़रूरत क्यों पड़ रहा है, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट फोल्डर के अंदर डिफरेंट वेलकम फाइल स्टोर करके रख सकता हूँ, और जब चाहूँ उस फोल्डर के अकॉर्डिंगली हम पर्टिकुलर वेलकम फाइल लोड कर सकता हूँ। ओके, तो डिफरेंट टाइप के लिए हम डिफरेंट वेलकम फाइल स्टोर करके रख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल हम वेब ऐप फोल्डर के अंदर और एक फोल्डर बनाता हूँ, राइट क्लिक करके न्यू एंड फोल्डर, फोल्डर का नाम दे दिया अकाउंट्स। तो हम अगर अकाउंट्स रिलेटेड पेज बनाना चाहता हूँ तो हम उस पेज को उस अकाउंट रिलेटेड वेबसाइट के लिए जो वेलकम फाइल होगा वो हम अकाउंट्स फोल्डर के अंदर रखना चाहता हूँ। तो इसीलिए हम अकाउंट्स फोल्डर बना रहा हूँ, एंड फिनिश। और ये अकाउंट फोल्डर ये वेब ऐप फोल्डर के अंदर बन चुका है, और इस फोल्डर के अंदर हम एक वेलकम फाइल बनाऊंगा, दैट इज इसके ऊपर राइट क्लिक करके न्यू एंड HTML फाइल, और इस HTML फाइल का नाम दे दिया accounts.html एंड फिनिश। और सिमिलरली ये वेब ऐप फोल्डर के अंदर और एक फोल्डर बना रहा हूँ, राइट क्लिक करके न्यू एंड फोल्डर, और इस फोल्डर का नाम दिया सेल्स। फॉर एग्जांपल सेल्स रिलेटेड जितना पेजेस होगा उसके लिए जो वेलकम फाइल यही बनाऊंगा सेल्स फोल्डर के अंदर, एंड फिनिश। और ये सेल्स फोल्डर बन चुका है, और इसके ऊपर राइट क्लिक करके न्यू एंड HTML फाइल, और इसका नाम दे दिया sales.html एंड फिनिश। और ये दोनों पेज के अंदर एक हेडिंग दे देता हूँ, दैट इज़ ये अकाउंट्स फोल्डर के अंदर हमारा
HTML फाइल बन चुका है accounts.html एंड सेल्स फोल्डर के अंदर बन चुका है sales.html। ये दोनों HTML फाइल को ही हम वेलकम फाइल बनाऊंगा। तो ये जो accounts.html इसके अंदर एक हेडिंग दे देता हूँ, ये h2 टैग के अंदर, दैट इज वेलकम टू accounts.html। ओके, और सिमिलरली ये sales.html के अंदर इसको एक कॉपी कर लेता हूँ। sales.html के अंदर दे दूंगा हेडिंग वेलकम टू sales.html। ओके, तो अब हमको जावा प्रोजेक्ट को बताना है कि हमारा वेलकम फाइल क्या क्या होगा, मतलब लिस्ट ऑफ वेलकम फाइल्स। तो यही बताना होगा web.xml के अंदर। तो हमने तो ये वेलकम फाइल का एक टैग बता दिया, तो और भी 2 टैग हमको यहाँ पर देना है। इसको कॉपी करके 2 बार पेस्ट कर दिया, और सेकेंड टैग के अंदर दे दूंगा acct.html एंड थर्ड टैग के अंदर sales.html। ओके, तो यही हुआ लिस्ट ऑफ वेलकम फाइल्स। तो लेकिन क्वेश्चन है कि ये 2 फाइल कब लोड होगा, मतलब ये accounts.html एंड sales.html ये 2 फाइल कब लोड होगा। तो इसको लोड करने के लिए हमको ये 2 फोल्डर मेंशन करना होगा, हमारा जो मेन URL उसके बाद। ओके, तो आप देखना है ये कैसे ये 2 फाइल को लोड करना है। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये home.html लोड होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 HTML फाइल लोड नहीं होगा। तो टेस्ट करने के लिए एक बार फिर से सर्वर को रिस्टार्ट करता हूँ, क्योंकि हमने web.xml फाइल में चेंज किया है, ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो इसको सर्वर को बंद कर दिया और फिर से प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता हूँ। राइट क्लिक, रन एज सर्वर, tomcat एंड फिनिश। ओके, तो सर्वर स्टार्ट हो रहा है और बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये home.html लोड हो गया। तो अब हमको accounts.html एंड sales.html को लोड करना है। वो कैसे लोड होगा, उसके लिए ये स्लैश के बाद हमको लिखना है जो फोल्डर के अंदर हमने accounts.html फाइल को बनाया था, दैट मीन्स ACCT। ओके, इस फोल्डर को नाम लिखना है और उसके बाद एंटर, तभी हमारा accounts.html लोड हो जाएगा। और सिमिलरली अगर sales.html को लोड करना है तो यहाँ पर देना होगा सेल्स। ओके, दैट इज सेल्स फोल्डर का नाम और एंटर, और तब हमारा sales.html वेलकम फाइल लोड होगा। ओके, मतलब हम इसी फोल्डर के अंदर अगर कोई वेलकम फाइल को बोल रहा हूँ, ये जो मेन प्रोजेक्ट का नाम, इसके बाद स्लैश देकर उस फोल्डर का नाम लिखकर एंटर देना होगा, तभी उसी फोल्डर के अंदर जो पर्टिकुलर वेलकम फाइल है वही वेलकम फाइल लोड होगा। तो इसीलिए हम मल्टीपल वेलकम फाइल को web.xml फाइल में यूज़ कर सकता हूँ, और वो वेलकम फाइल रहेगा डिफरेंट फोल्डर के अंदर। ये वेब ऐप के अंदर फोल्डर बनाकर उसके अंदर ये वेलकम फाइल को रखना होगा। ओके, तो यह है वेलकम फाइल। इसके लिए web.xml फाइल का ही ज़रूरत है, यह हम एनोटेशन से बना नहीं सकता हूँ। ओके, एनोटेशन से ये वेलकम फाइल को नहीं बोल सकता हूँ। ओके, और इसके बाद ये जो URL पैटर्न, ये URL पैटर्न भी हम web.xml में बोल सकता हूँ, और ये एनोटेशन में भी बोल सकता हूँ। अभी तो एनोटेशन यूज़ कर रहा हूँ @web_servlet, तो ये हमारा एनोटेशन है। ओके, एनोटेशन दैट इज @web_servlet। तो यहाँ पर भी मल्टीपल URL पैटर्न हम बोल सकता हूँ, और web.xml में भी मल्टीपल URL पैटर्न बोल सकता हूँ। तो अभी देखना है कि वो हम कैसे करूँगा, दैट इज यूजिंग मल्टीपल URL पैटर्न। ओके, तो आप
एक सर्वलेट के लिए हम मल्टीपल यूआरएल पैटर्न भी बोल सकते हैं। इसके लिए हमको web.xml में वो यूआरएल पैटर्न बोलना होगा। तो हम फिर से web.xml में जाते हैं और आप यहाँ पर लिखना होगा सर्वलेट और सर्वलेट टैग के अंदर सर्वलेट नेम और इसके बाद सर्वलेट क्लास, सर्वलेट हाइफन क्लास और सर्वलेट नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए, और सर्वलेट क्लास होगा यहाँ पर सर्व1 और इसके बाद इसके नीचे होगा सर्वलेट मैपिंग और सर्वलेट मैपिंग के अंदर फिर से होगा सर्वलेट नेम और इसके बाद सर्वलेट नेम यही होगा S1 और इसके बाद URL पैटर्न और ये URL पैटर्न यहाँ पर हम मल्टीपल बोल सकता हूँ। तो बोलने के लिए हम और यहाँ पर जो वेब सर्वलेट एनोटेशन में हमने बोला है ये /S1 इसको छोड़ के हम कुछ भी बोल सकता हूँ। मतलब S1 को छोड़ के हम यहाँ पर /S2 और इसको कॉपी कर दिया। ओके, तो S2 S3 S4 कुछ भी बोल सकता हूँ, S3 S4। ओके, तो मतलब सर्वलेट 1 को लोड करने के लिए हम S1 S2 S3 S4 कुछ भी URL पैटर्न हम यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अभी क्या करना होगा, ये जो सर्वलेट 1 ये तो com.webflex ये पैकेज के अंदर है, तो इसीलिए इसके पहले पैकेज का नाम भी बोलना होगा, दैट इज com.webflex.serve1। ओके, ये पूरा पैकेज का नाम बोलना होगा, अदरवाइज ये सर्वलेट लोड नहीं होगा। ओके, तो अब इसको चलाता हूँ, run as server and finish। अभी हमारा सर्वलेट लोड हो गया और यहाँ पर S1 देने से भी ये लोड हो जाएगा और S2 देने से भी लोड होगा और S3 देने से भी लोड होगा और S4 देने से भी लोड होगा। ओके, तो ऐसा करके हम web.xml में मल्टीपल URL पैटर्न बोल सकता हूँ। और अगर यहाँ पर हमने /star बोल दिया तो हम किसी भी URL से हम हमारा सर्वलेट को लोड कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पर अगर ये बाकी दो पैटर्न को हटा दिया और यहाँ पर बोल दिया /star, तो अब क्या होगा कि किसी भी URL से हमारा सर्वलेट ही लोड होगा। फॉर एग्जांपल हम फिर से सर्वर को रिस्टार्ट करता हूँ और run as server। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर अगर किसी भी URL से इसको चलाऊं तो हमारा सर्वलेट ही लोड हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हम किसी भी URL दे सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, हमारा सर्वलेट ही चल रहा है। तो यही है /star का यूटिलिटी। हम URL से किसी भी URL को यूज़ करके हमारा सर्वलेट को ही लोड कर सकता हूँ। ये जो सर्वलेट अभी लोड हो रहा है, तो ये सर्वलेट पहले कब लोड होगा, मतलब सर्वलेट का जो ऑब्जेक्ट ये कब बनेगा, जब हम पहला रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ क्लाइंट से। हम जब पहला रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तभी सर्वलेट का ऑब्जेक्ट लोड होगा। ओके, मतलब ये जो हमने पहला रिक्वेस्ट भेजा तभी सर्वलेट का ऑब्जेक्ट लोड हो जाएगा। ओके, तो इसको फिर से रिस्टार्ट करता हूँ। तो सर्वलेट का जो ये कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर हम एक मैसेज दे देता हूँ
कि सर्वलेट 1 लोडेड। ओके, तो अब इसको हम रिस्टार्ट करते हैं, दैट इज रन एज सर्वर। तो अब इसको अगर कंसोल में जाऊं, ये सर्वलेट 2 लोडेड, और यहाँ पर जो हो रहा है एक्चुअली, ये पहला जो सर्वलेट था उसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो सर्वलेट पहला जो था ये सर्वलेट 1, इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ, ये क्लोज प्रोजेक्ट। ओके, और सर्वलेट 2 नाम का भी एक प्रोजेक्ट है, इसको भी क्लोज कर लेता हूँ, दैट इज क्लोज प्रोजेक्ट। ओके, हाँ अभी ठीक है। ओके, अब कुछ लोड नहीं हुआ। तो बाकी अभी और भी जो प्रोजेक्ट था वो सब लोड हो जा रहा था। ओके, सब ओपन प्रोजेक्ट था, तो अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो बाकी सब प्रोजेक्ट को क्लोज कर देना होगा। ओके, तो अभी कुछ लोड नहीं हुआ है। ओके, ये मैसेज अभी तक नहीं आया है। ओके, तो ये मैसेज कब आएगा, जब हम पहली बार रिक्वेस्ट भेजूंगा इस सर्वलेट के लिए। तब सर्वलेट 1 लोड हो चुका है और ये सर्वलेट 1 लोडेड। ओके, तो अब हमारा सर्वलेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है और इसीलिए ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया और ये मैसेज आ गया। ओके, तो ये मतलब जब पहला रिक्वेस्ट भेजूंगा तभी हमारा सर्वलेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो अब हम क्या करना चाहता हूँ कि सर्वर जब स्टार्ट होगा तभी हमारा सर्वलेट को लोड करना चाहता हूँ। ओके, पहला रिक्वेस्ट भेजने का पहले ही हम हमारा सर्वलेट को लोड करना चाहता हूँ। ओके, ये तो पहला रिक्वेस्ट भेजने के बाद ये लोड हो रहा है, लेकिन हम इसके पहले ही लोड करना चाहता हूँ, जब सर्वलेट मतलब सर्वर जब स्टार्ट कर रहा हूँ तब। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पर और भी एक पैरामीटर दूंगा, दैट इज कॉमा देकर लोड ऑन स्टार्टअप। ओके, ये पैरामीटर हमको भेजना होगा। लोड ऑन स्टार्टअप देकर हम किसी भी वैल्यू बोल सकता हूँ। अभी तो एक ही सर्वलेट है तो हम किसी भी वैल्यू बोल सकता हूँ, अगर 10 बोल दिया ओके नो प्रॉब्लम, और ये ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा। तो फिर से हम इसको बंद कर दिया और अभी फिर से चलाऊंगा रन ऑन सर्वर। तो अभी ये पहले ही लोड हो जाएगा, मतलब जब स्टार्ट कर रहा हूँ तभी ये लोड हो जाएगा। ओके, ये सर्वलेट लोड हो गया। कंसोल में अगर जाऊँ, ये सर्वलेट 1 लोडेड। अभी कुछ रिक्वेस्ट हमने नहीं भेजा है, अभी तो कुछ रिक्वेस्ट हमने नहीं भेजा। ये तो वेलकम फाइल लोड हुआ है, हमने कुछ रिक्वेस्ट नहीं भेजा है, तभी ये पहले ही ये सर्वलेट लोड हो गया, ये मैसेज आ गया। ओके, तो इसीलिए ये है लोड ऑन स्टार्टअप, मतलब सर्वर जब स्टार्ट कर रहा हूँ तभी हमारा सर्वलेट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर अभी और एक सर्वलेट बनाता हूँ, राइट क्लिक न्यू एंड सर्वलेट, एंड इसका नाम दे दिया सर्वलेट 2। और ये सब डिलीट कर दिया। और इस सर्वलेट 2 के अंदर और भी एक मैसेज दे रहा हूँ, दैट इज सर्वलेट 2 लोडेड। और यहाँ पर वेब सर्वलेट एनोटेशन के अंदर फिर से लिखना होगा, दैट इज URL patterns equal to this एंड कॉमा देकर लोड ऑन स्टार्टअप। तो अब इसका वैल्यू अगर जो पहले का जो सर्वलेट है इससे कम दे दूं, जो भी चाहे दे सकता हूँ, तो वो पहला लोड हो जाएगा। मतलब अगर 10 से कम कुछ दे दूं तो वो पहला लोड होगा, मतलब 5 दे दिया इसको तो ये पहला लोड हो जाएगा, मतलब सर्वलेट 2, और सर्वलेट 1 बाद में लोड होगा। तो अब यहाँ पर सर्वलेट 2 मैसेज दे दिया, तो अब फिर से चला रहा हूँ, राइट क्लिक रन एज सर्वर, फिनिश। ओके, अब अगर
इसका कंसोल में जाऊँ, ये पहले सर्वलेट 2 लोड हो गया और उसके बाद सर्वलेट 1 लोड हो गया। ओके, तो अभी कुछ रिक्वेस्ट हमने नहीं भेजा है, जस्ट सर्वर को स्टार्ट किया है। तो जिसका लोड ऑन स्टार्टअप का वैल्यू कम है वो पहले लोड होगा, मतलब सर्वलेट 2, और उसके बाद सर्वलेट 1 लोड हुआ है। ओके, तो यही है लोड ऑन स्टार्टअप का काम। तो अब नेक्स्ट जो फीचर देखना है वो है that is creating servlet using servlet interface and generic servlet class। तो सर्वलेट इंटरफेस एंड जेनरिक सर्वलेट क्लास से भी हम हमारा सर्वलेट बना सकता हूँ। तो वो एक बार देख लेता हूँ। तो हम तो अभी HTTP सर्वलेट से बना रहा हूँ, तो यही बेस्ट है, क्योंकि हम डू गेट एंड डू पोस्ट दोनों मेथड अलग से यूज़ कर सकता हूँ, गेट रिक्वेस्ट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए। तो ये भी हम यूज़ करूँगा। जस्ट हम एक बार सर्वलेट इंटरफेस एंड जेनरिक सर्वलेट को देख लेता हूँ। तो हम इसके अंदर जो है ये कंस्ट्रक्टर रख सकता हूँ। तो दोनों मेथड को अभी डिलीट कर दिया और इसके जगह हम लिख सकता हूँ इम्प्लीमेंट सर्वलेट। तो ये सर्वलेट तो इंटरफेस है, इसको पहले इंपोर्ट करना होगा, जावा एक्सट्रैक्ट सर्वलेट। तो अब ये एरर दे रहा है क्योंकि ये सर्वलेट इंटरफेस के अंदर तो 5 मेथड है, तो ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो हम ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स कर देता हूँ। तो इसके अंदर जो 5 मेथड है, हमने जो कहा कि 3 लाइफ साइकिल मेथड है एंड 2 नॉन लाइफ साइकिल मेथड। तो ये जो डिस्ट्रॉय है ये पहला लाइफ साइकिल मेथड, और उसके बाद इनिट एंड उसके बाद सर्विस। तो ये 3 है लाइफ साइकिल मेथड, और बाकी जो 2 है दैट इज गेट सर्वलेट इन्फो एंड गेट सर्वलेट कॉन्फिग, यह है 2 नॉन लाइफ साइकिल मेथड। तो इसी को लेकर अभी हमारा कुछ काम नहीं है, हमको तो सिर्फ सर्विस मेथड का ज़रूरत है। तो हम इनिट के अंदर कुछ मैसेज लिख सकता हूँ, तो ये भी कॉल हो जाएगा। ओके, जब पहले तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इसके बाद ये इनिट कॉल होगा। ओके, तो यहाँ पर इसके अंदर हम कुछ मैसेज दे सकता हूँ और कुछ काम नहीं है, दैट इज इनिट कॉल्ड। और हमारा काम मेनली है ये सर्विस मेथड के लिए। तो लेकिन ये गेट एंड पोस्ट को एक ही साथ काम करता है, गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट को लेकर। मतलब हमको अलग से चेक करना होगा कि वो गेट रिक्वेस्ट है और पोस्ट रिक्वेस्ट है। ओके, तो वो कैसे चेक करना है? तो यहाँ पर जो हमारा आर्गुमेंट है दैट इज सर्वलेट रिक्वेस्ट, ये HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट नहीं है, तो इसका पेरेंट इंटरफेस है वो। ओके, सर्वलेट रिक्वेस्ट है HTTP सर्वलेट का पेरेंट इंटरफेस। ओके, तो इसलिए हमको क्या करना होगा कि हमको चाहिए HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट। तो ये जो मेथड रिक्वेस्ट मेथड जो है ये गेट है या पोस्ट है, इसको अभी हमको पता करना है। दैट इज we have to find out the method parameter, method type। तो मेथड टाइप गेट और पोस्ट, यह भी हमको पता करना है। तो इसके लिए हमको एक मेथड को कॉल करना होगा, दैट इज गेट मेथड। ओके, लेकिन ये गेट मेथड कहाँ पर है? यह है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस के अंदर। तो सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस के अंदर ये नहीं है, तो इसके लिए हमको सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस को HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस में कास्टिंग करना है, टाइप कास्ट करना होगा। मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट से HSR एक रेफरेंस बना दिया, इक्वल टू, इसका नाम था arg0 है, रिक्वेस्ट कर देते हैं इसको, और इसको रेस्पॉन्स कर दिया, इक्वल टू रिक्वेस्ट करता हूँ, और तो एरर देगा। यहाँ पर टाइप कास्ट करना होगा, ये टाइप मिसमैच बोल है, तो ऐड कास्ट कर देता हूँ,
एट कास्ट टू HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट। अब ये कास्ट हो गया। अब जो ये HSR हमने बनाया, ये HSR से हम मेथड कॉल कर सकता हूँ, दैट इज गेट मेथड। ओके, तो ये गेट मेथड है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस के अंदर। इसके लिए हमको ये टाइप कास्ट करना पड़ रहा है और ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो अब यहाँ पर हम एक इफ कंडीशन से चेक करूँगा कि गेट मेथड मतलब जो मेथड आ रहा है, जो रिक्वेस्ट आ रहा है, इसका टाइप गेट और या पोस्ट है। तो इसके लिए हम डॉट, ये तो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, इसके लिए डॉट इक्वल्स कर रहा हूँ, इक्वल्स इग्नोर केस कर दे रहा हूँ, इक्वल्स इग्नोर केस और डबल कोट्स के अंदर लिखना है पोस्ट। ओके, और अगर ये मेथड पोस्ट है तो हम कर दूंगा कि रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर डॉट अपेंड, एक ही साथ लिख देता हूँ, दैट इज इट इज पोस्ट रिक्वेस्ट। एंड एल्स रेस्पॉन्स डॉट, क्विक कॉपी कर लेता हूँ, एंड इट इज गेट रिक्वेस्ट। और अब home.html जो है, यहाँ पर एक फॉर्म बना देता हूँ, फॉर्म। तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट जो है, ये सिर्फ सबमिट मेथड में क्लिक करने से ही आता है। ओके, और बाकी सब जो रिक्वेस्ट आता है सभी गेट रिक्वेस्ट ही आता है। मतलब हम जो URL में जो हम एंटर दे रहा हूँ और हाइपर लिंक में क्लिक कर रहा हूँ, सभी के लिए ही गेट रिक्वेस्ट जाता है। और पोस्ट रिक्वेस्ट सिर्फ आता है कहाँ से, सबमिट बटन में क्लिक करने से। ओके, ये बात हमको याद रखना है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट भेजने के लिए हमको एक सबमिट मेथड यूज करना ही होगा, दैट इज इनपुट टाइप सबमिट। ओके, और फॉर्म एक्शन इक्वल टू S1 कर दिया। हमारा जो URL है इसका, और S5 है ये, इसके लिए S5 फॉर्म एक्शन इक्वल टू S5 एंड मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। ओके, तो अब अभी कुछ ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये बटन रहना से होगा। और फिर से चलता हूँ, रन है सर्वर। तो हमारा सबमिट बटन आ गया और क्लिक करता हूँ, ये पोस्ट रिक्वेस्ट। ओके, और अगर गेट रिक्वेस्ट भेजूँ, यहाँ पर मेथड को उठा देने से ये गेट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट गेट रिक्वेस्ट ही जाता है, इसको उठा दिया और फिर से सर्वर को स्टार्ट करता हूँ। रन है सर्वर। तो आप क्लिक करने से ये गेट रिक्वेस्ट। तो ऐसा करके हमको कंडीशन देकर फाइंड करना होगा कि ये गेट रिक्वेस्ट आ रहा है और ये पोस्ट रिक्वेस्ट आ रहा है। ओके, तो यही है हमारा सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके हमने हमारा सर्वलेट बनाया। ओके, एनी डाउट अप टू दिस? अब हम जेनेरिक सर्वलेट को एक्सटेंड करके हमारा सर्वलेट बनाऊंगा। तो वो भी एक ही होगा, जस्ट हम इस सर्विस मेथड को ही जस्ट इम्प्लीमेंट करना होगा। और बाकी जो मेथड यहाँ पर है, इसी मेथड को नहीं चाहिए। अब एक कंसोल को एक बार देख लेता हूँ। ये जो हमने इनिट लिखा था,
ये इनिट के अंदर ये पहले तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और उसके बाद तो इनिट कॉल होता है, ये इनिट कॉल। ये पहले सर्वलेट वन लोडेड, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था और उसके बाद इनिट कॉल हुआ है। पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, उसके बाद इनिट मेथड कॉल होता है। तो ऐसे करके हम चेक कर सकते हैं। और इसके बाद हम जेनरिक सर्वलेट को एक्सटेंड करूँगा, दैट इज एक्सटेंड्स जेनरिक सर्वलेट। तो जेनरिक सर्वलेट के लिए हमको ये डिस्ट्रॉय ये सब कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ओके, ये इनिट हम रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सर्विस तो एक ही होगा बस, और कुछ नहीं चाहिए। ये सर्विस के अंदर अभी जो है वही रहेगा। तो यही है जेनरिक सर्वलेट का एडवांटेज कि हमको बाकी जो 4 मेथड इसका कोई ज़रूरत नहीं, हम इनिट को भी हटा सकता हूँ। तो सिर्फ सर्विस मेथड का ही ज़रूरत है। तो ये भी एक जैसा ही काम करेगा। तो इसको भी अगर हटा दूँ, ये यहाँ पर मेथड पोस्ट कर देते हैं और रन एज सर्वर और फिनिश। तो अभी भी यहाँ पर सेम ही हुआ है, दैट इज कंसोल में जाकर चेक करता हूँ। ये पहले सर्वलेट वन लोड हुआ और उसके बाद इनिट कॉल हो चुका है और इसके बाद हमारा अगर सबमिट में क्लिक करें या पोस्ट रिक्वेस्ट, तो ये सिमिलरली पहला जैसा ही काम कर रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो लेकिन हम ये जेनरिक सर्वलेट और सर्वलेट इंटरफेस को लेकर काम नहीं करूँगा। हम जो पहले कर रहा था HTTP सर्वलेट वही करूँगा। इसको फिर से चेंज कर देता हूँ, दैट इज एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट। तो अब ये इनिट इसका कोई ज़रूरत नहीं। तो हमको अभी चाहिए पब्लिक void do get एंड do post, ये मेथड होने से ही चलेगा। तो do get के अंदर रहेगा HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड कॉमा देकर HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स RES। और इसके अंदर तो हमें गेट राइटर को कॉल करना है, इसके लिए थ्रोज भी देना पड़ेगा, दैट इज थ्रोज IO एक्सेप्शन। और डू पोस्ट भी रख सकता हूँ, यहाँ पर डू पोस्ट, ये दोनों ही एक साथ हम रख सकते हैं। तो दोनों एक साथ रखने से क्या होगा, हम ये HTML से हम गेट और पोस्ट दोनों को भी भेज सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो सूटेबल होगा वही ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर डॉट अपेंड कर रहा हूँ, दैट इज यहाँ पर लिखता हूँ कि गेट मेथड कॉल्ड और पोस्ट के अंदर पोस्ट मेथड कॉल्ड। ओके, तो जो मेथड कॉल होगा, मतलब हमने HTML फाइल में जो मेथड लिखा है उसके ऊपर डिपेंड करके यहाँ पर ऑटोमेटिक डू गेट और डू पोस्ट कॉल हो जाएगा। ओके, हमको कुछ चेक करने का ज़रूरत नहीं है, यही इसका एडवांटेज है। हम फिर से चला रहा हूँ। तो अभी तो पोस्ट है, तो पोस्ट मेथड ही कॉल हो जाएगा यहाँ से, फिर डू पोस्ट कॉल हो जाएगा। अगर फिर से चलाऊँ, फिनिश, ओके, अब सबमिट कर रहा हूँ, ये पोस्ट कॉल हो गया। ओके, और अगर यहाँ पर हम गेट कर रहे हैं इसको और इसको हटा दिया,
अब ऑटोमेटिक गेट कॉल हो जाएगा। रन एज सर्वर, सबमिट, और ये गेट कॉल हो गया। तो यही है HTTP सर्वलेट को यूज़ करने का एडवांटेज। ये ऑटोमेटिक गेट और पोस्ट खुद ही समझ लेगा, ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। तो हमारा ये सर्वलेट इंटरफेस एंड जेनेरिक सर्वलेट तो हमने देख लिया। तो और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सेंडिंग डेटा यूजिंग रिक्वेस्ट। तो हम रिक्वेस्ट से क्या क्या भेज सकता हूँ। तो यूजिंग रिक्वेस्ट वी कैन सेंड दो चीज़ भेज सकता हूँ, दैट इज पैरामीटर एंड सेकेंड इज डेटा। ओके, तो पैरामीटर एंड डेटा दोनों ही हम एक साथ भेज सकता हूँ। तो पैरामीटर भेजने के लिए हम वो URL में डायरेक्ट लिख सकता हूँ, और यहाँ पर जो फॉर्म लिखा है यहाँ पर भी लिख सकता हूँ। ओके, तो अगर URL में लिखना है तो हम कैसे लिखूँगा। तो URL और फॉर्म जहाँ पर लिखूँ, हम अगर इसको हम एक्सेस करना चाहता हूँ तो इसके लिए हम को लिखना है कि रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। ओके, तो ये गेट पैरामीटर मेथड कहाँ पर है, सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस के अंदर है। तो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट तो सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस का चाइल्ड है, इसके लिए ऑटोमेटिक वो मेथड यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो गेट पैरामीटर और ब्रैकेट में देना है ये जो स्ट्रिंग नेम बोल रहा है इसका नाम देना है। तो हम कुछ भी दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर दे दिया से N1 दे दिया, और ये तो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं, इसके लिए स्ट्रिंग नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर N1। और हम जितना चाहे पैरामीटर भेज सकता हूँ, और भी एक पैरामीटर दे दिया दैट इज डिपार्टमेंट, और इसका नाम दे दिया से D1, और हम इसको दिखा दूंगा रिस्पॉन्स से। तो यहाँ पर लिख दिया कि रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर डॉट अपेंड, और नेम का वैल्यू नेम इक्वल्स टू नेम प्लस डिपार्टमेंट इक्वल्स टू डिपार्टमेंट। ओके, तो अब ये N1 एंड D1 का जो वैल्यू ये हम URL में डायरेक्ट भेज सकता हूँ, कोई फॉर्म का ज़रूरत नहीं है। तो हम अभी दिखाता हूँ कैसे करता हूँ। और ये तो गेट URL में अगर दूँ वो तो गेट रिक्वेस्ट ही होगा। ओके, ये याद रखना चाहिए। तो मतलब ये जो मैसेज हमें गेट के अंदर ही देना चाहिए। ओके, तो अभी तो गेट पोस्ट दोनों ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर गेट को डिलीट कर दिया, पोस्ट के अंदर दे दिया तो एरर आ जाएगा। ओके, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं, गेट के अंदर ही है वो। तो अब इसको फिर से चलाता हूँ। इस पैरामीटर नाम है N1 एंड D1, run as server, finish। ओके, तो अब हमारा जो सर्वलेट का जो URL है वो है S5, मतलब यहाँ पर हमको देना है। इसके बाद पहले S5, इसके बाद क्वेश्चन मार्क देकर N1 इक्वल टू इसका नाम दे दिया से नेम से ऑजर, एंड एक एम्परसेंड देना होगा, और उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर नेम है D1 इक्वल टू अकाउंट्स। और इसको अगर एंटर दे दिया तो ये गेट मेथड कॉल पहले आ गया। उसके बाद नेम इक्वल टू ऑजर एंड डिपार्टमेंट इक्वल्स टू अकाउंट्स। ओके, मतलब हम URL से डायरेक्टली हम वो डेटा भेज सकता हूँ। तो URL से भेजने से गेट रिक्वेस्ट जाएगा। तो मतलब अगर हम गेट रिक्वेस्ट को हटाकर ये दे रहा हूँ ये पोस्ट के अंदर। ओके, और अभी गेट को कमेंट कर दिया, गेट को अभी कमेंट कर दिया।
और देखता हूँ क्या होता है। इसको सर्वर रिस्टार्ट हो जाएगा। सर्वर रिस्टार्ट हो गया और अब फिर से यहाँ पर वैल्यू को चेंज कर दिया, बीजॉय एंड सेल्स। तो अभी एंटर देने से ये एरर आ जाएगा, बोल रहा है कि HTTP मेथड गेट इज नॉट सपोर्टेड। ओके, तो ये याद रखना होगा कि URL में अगर एंटर दे रहा हूँ तो हर टाइम में गेट रिक्वेस्ट जाएगा, और इसके लिए हमको ये गेट मेथड को यूज़ करना है। ओके, डू पोस्ट से वो नहीं वर्क करेगा। ओके, तो अब इसको फिर से ऑन कर दिया और इसको यहाँ पर कर दिया। तो अब हम जो form.html यहाँ पर एक फॉर्म बना देता हूँ, दैट इज एंटर नेम, यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पर हम नेम दे देंगे, दैट इज n1 ब्रेक and enter department. Okay, and इसका नेम है से D1। ओके, तो अब URL में टाइप करने का ज़रूरत नहीं, हमको ये जो फॉर्म से ही हमारा पैरामीटर मिल जाएगा। तो आप इसको दिखा सकता हूँ। तो अभी form.html में हमारा जो मेथड टाइप है ये गेट रिक्वेस्ट है, कुछ नहीं बोला है, मतलब गेट रिक्वेस्ट। तो अब फिर से चला रहा हूँ, run as server। तो अब यहाँ पर वैल्यू देने से ही और सबमिट में क्लिक करने से वह वैल्यू चला जाएगा, सबमिट, और ये नेम एंड डिपार्टमेंट चला गया, और URL में वही दिखाएगा। तो ऐसा करके हम रिक्वेस्ट फॉर्म से लेकर हम सर्वलेट में दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात है कि हर सर्वलेट के लिए हमने जो पहले देखा था कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है फॉर ईच सर्वलेट, one object is created per servlet is created by servlet container, मतलब Tomcat। For each servlet one object is created by servlet container that is called servlet config। okay, servlet config एक इंटरफेस है, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है सर्वलेट कंटेनर, और उसके अंदर वो क्या रखता है, हर सर्वलेट के लिए उस सर्वलेट स्पेसिफिक जो डेटा, सर्वलेट स्पेसिफिक डेटा वही वो रखता है इस ऑब्जेक्ट के अंदर। ओके, तो सर्वलेट स्पेसिफिक जो डेटा कॉमन जो डेटा होगा वही डेटा वो रखता है सर्वलेट कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट के अंदर। हर सर्वलेट के लिए ये सेपरेट होगा। तो अब ये जो हर सर्वलेट के लिए जो डेटा, मतलब सर्वलेट कॉन्फ़िग के लिए जो डेटा, ये हम एनोटेशन में भी बोल सकता हूँ और web.xml में भी बोल सकता हूँ। ओके, तो हम ये अभी एनोटेशन में पहले देखता हूँ। एनोटेशन में ये लोड ऑन स्टार्टअप, इसको हटा देता हूँ और कॉमा देकर अगर सर्वलेट कॉन्फ़िग का जो डेटा उसको हम बोलता हूँ कि इनिट पैरामीटर, इसको बोलता हूँ कि इनिट पैरामीटर। इसके लिए जो एनोटेशन है वो है इनिट पैराम्स, मतलब यहाँ पर एक से ज़्यादा भी पैरामीटर भेज सकता हूँ। इनिट पैराम्स है इसका,
प्रॉपर्टी इनिट पैराम्स इक्वल टू देकर बोलना होगा। तो अब यहाँ पर कॉमा देकर बोलना है कि इनिट पैराम्स, ओके, ये हमारा प्रॉपर्टी। और इसका जो टाइप है वो है वेब इनिट पैराम एरे, मतलब इनको ऐसे बोलना है कि इनिट पैराम्स इक्वल टू, और यहाँ पर और भी एक एनोटेशन यूज करना होगा, मतलब नेस्टेड एनोटेशन यूज करना होगा, दैट इज एट द रेट ऑफ वेब इनिट पैराम, वेब इनिट पैराम। तो हर पैरामीटर के लिए एक एट द रेट ऑफ वेब इनिट पैराम ये प्रॉपर्टी यूज करना होगा, मतलब एनोटेशन यूज करना होगा। और इसके बाद एक पेरेंथेसिस देकर इसके अंदर बोलना है नेम एंड वैल्यू, मतलब यहाँ पर नेम इक्वल्स टू डबल कोट्स में बोलना है वैल्यू। तो इसे इसका नेम दे दिया P1 और कॉमा देकर बोलना है वैल्यू, ओके, वैल्यू इक्वल टू, ये भी डबल कोट्स के अंदर रहेगा, दैट इज V1 बोल दिया। तो अगर एक ही नेम एंड वैल्यू पेयर बोल रहा हूँ या नेम वैल्यू पेयर, तो अगर एक ही नेम वैल्यू पेयर बोल रहा हूँ तब एक ही एट द रेट वेब इनिट पैराम यूज करना है। और अगर एक से ज़्यादा नेम वैल्यू पेयर बोलना चाहिए तो और भी एक वेब इनिट पैराम यूज करना होगा, मतलब जितना पैरामीटर होगा उसके लिए उतना एट द रेट वेब इनिट पैराम चाहिए। तो पहले एक ही करके देखता हूँ ये कैसे काम करता है। तो ये हम एनोटेशन के अंदर लिखा है, मतलब ये पैरामीटर किसका है, ये सर्वलेट 1 के लिए, ये सर्वलेट 2 के लिए काम नहीं करेगा। तो हम चेक कर रहा हूँ ये कैसे होता है। तो अगर इस पैरामीटर को देखना है तो हम यहाँ पर पहले सेट कंटेंट टाइप को सेट कर देता हूँ, दैट इज रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, और इसके अंदर टेक्स्ट स्लैश HTML। तो अब हम HTML का जो टैग ये यूज कर सकता हूँ, ये करने से क्या होगा, टेक्स्ट स्लैश HTML, हम सर्वलेट के अंदर HTML का जो टैग वो यूज कर सकता हूँ, ब्राउजर उसको समझ सकेगा, ओके, तो ब्राउजर उसको समझ सकेगा ये जो HTML का जो टैग। तो मतलब यहाँ पर हम ये जो ब्रेक ये सब टैग हम यूज कर सकता हूँ, ब्रेक और H2 ये सब टैग अभी काम करेगा। और अब हम सर्वलेट 1 के अंदर लिखूंगा, यहाँ पर तो एक ही पैरामीटर दिया है हम, तो उसको एक्सेस करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इनिट पैराम्स इक्वल टू, हमें लिखना है कि एट द रेट ऑफ वेब इनिट पैराम ब्रैकेट के अंदर नेम इक्वल टू समथिंग एंड कॉमा देकर वैल्यू इक्वल टू समथिंग, ओके। तो ये हमारा फॉर्मेट, यहाँ पर लिखा है M1 और वैल्यू के अंदर से V1। और इसको एक्सेस करने के लिए, टू एक्सेस दिस वी नीड टू क्रिएट an object of servlet config, okay, object of servlet config। तो ये सर्वलेट कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट तो सर्वलेट कंटेनर ऑलरेडी बना चुका है, ओके, हमको वो ऑब्जेक्ट को पाना है, ओके, दैट इज वी नीड टू गेट द ऑब्जेक्ट, वी नीड टू गेट द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट कॉन्फ़िग। तो उसको कैसे पाना है, टू गेट दिस ऑब्जेक्ट कॉल द मेथड, call the method get servlet config, get servlet config, ओके। तो हमने जो इसके पहले ही देखा था कि ये कहाँ पर है, यह सर्वलेट इंटरफेस के अंदर, ओके। और सर्वलेट इंटरफेस के अंदर है, मतलब उसका तो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है जेनेरिक सर्वलेट,
और उसका एक्सटेंड्स मतलब चाइल्ड क्लास है HTTP सर्वलेट, सभी के अंदर ये मिल जाएगा। ओके, ये तो इनसाइड है सर्वलेट इंटरफेस। ओके, तो ये सभी क्लास में अवेलेबल होगा, जेनरिक सर्वलेट एंड HTTP सर्वलेट। हम इसको कॉल कर सकता हूँ। और ये जो रिटर्न करता है सर्वलेट कॉन्फ़िग इंटरफेस का रेफरेंस रिटर्न करता है। ओके, दैट इज इट रिटर्न्स रेफरेंस ऑफ सर्वलेट config, ओके, इंटरफेस। तो हम इसका मतलब यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ कि पहले ये कॉल कर लेता हूँ गेट सर्वलेट config। ओके, तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन ये तो जेनरिक सर्वलेट में है, तो इसके लिए यहाँ पर जेनरिक सर्वलेट दिखा रहा है, इसको कॉल कर दिया। और ये रिटर्न क्या करता है, सर्वलेट कॉन्फ़िग इंटरफेस रिटर्न कर रहा है। तो हमको वो स्टोर करना है, दैट इज सर्वलेट कॉन्फ़िग SC। हम ऐसा लिख सकता हूँ कि सर्वलेट कॉन्फ़िग SC इक्वल टू गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग। और ये जो रेफरेंस हमने पा लिया SC, इससे हम कॉल कर सकता हूँ और एक दूसरा मेथड, दैट इज SC डॉट गेट init पैरामीटर। ओके, गेट init पैरामीटर, और ब्रैकेट में देना है पैरामीटर का नेम, गेट init पैरामीटर, और इसके अंदर देना है डबल कोट्स के अंदर हमने जो पैरामीटर यहाँ पर दिया है दैट इज P1। ओके, P1 देने से हमारा वैल्यू मिलेगा, दैट इज V1 मिलेगा। ओके, अब दे दिया P1। ओके, तो ये रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग, तो हम एक स्ट्रिंग के अंदर ये स्टोर कर सकता हूँ, दैट इज स्ट्रिंग वैल्यू इक्वल टू SC डॉट गेट init पैरामीटर P1। और उसके बाद ये हम दिखा दूंगा, दैट इज config पैरामीटर, config पैरामीटर नेम, config पैरामीटर वैल्यू इक्वल्स टू, कहाँ पर है ये, वैल्यू के अंदर। ओके, तो आप देखना है कि ये कैसे दिखा रहे हैं, दैट इज इसको भी H2 कर दिया और इसको भी H2। तो फिर से चल रहा हूँ, दैट इज वही सेम इंफॉर्मेशन दे दिया सबमिट, और ये दिखा दिया दैट इज config पैरामीटर इज V1, और इसके पहले ये नेम एंड डिपार्टमेंट को दिखा रहा, और इसके बाद हमारा वैल्यू इज V1। तो जो वैल्यू हमने यहाँ पर पास किया दैट इज V1। तो हम मल्टीपल पैरामीटर एंड वैल्यू भी पास कर सकता हूँ। ओके, हमारा जो एनोटेशन वो है ऐसा, ओके, दैट इज init params इक्वल टू @web init param, ब्रैकेट के अंदर नेम इक्वल टू नेम एंड वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू कोटेशन के अंदर। तो हम अब क्या करना चाहता हूँ, अब हम एक से ज़्यादा पैरामीटर भेजना चाहता हूँ, वो भी हम कर सकता हूँ। तो एक से ज़्यादा पैरामीटर भेजने के लिए यहाँ पर बोलना पड़ेगा एक ब्रेस देना होगा। ओके, URL पैटर्न में भी अगर एक से ज़्यादा URL पैटर्न देना चाहता हूँ तो यहाँ पर देना होगा एक ब्रेस। ओके, तो यहाँ पर और भी एक URL पैटर्न दे दिया S6। एक से ज़्यादा वैल्यू देने के लिए एक ब्रेस के अंदर देना पड़ेगा, यही है इसका सिंटैक्स। ओके, और कॉमा देकर ऐसा। ओके, तो अब यहाँ पर हम एक से ज़्यादा वेब इनिट पैराम बोलना चाहता हूँ, तो हमने ब्रेस ओपन किया है और यहाँ पर क्लोज करना होगा, और अब कॉमा देकर और एक वेब इनिट पैराम बोलना होगा। इसको एक कॉपी कर लेता हूँ
इसको हम एंटर देकर नीचे भी बोल सकता हूँ ऐसा करके। ओके, जितना चाहे हम ऐसा करके कॉमा देकर बोल सकता हूँ। ओके, ऐसा करके तो इनिट पैरम्स इक्वल टू, पहला है एट द रेट वेब इनिट पैरम दिस, कॉमा देकर और भी एक वेब इनिट पैरम, और इसका पैरामीटर p2 कर दिया और इसका वैल्यू v2। ओके, तो हम एक ही सिमिलरली हम बाकी जो पैरामीटर उसको भी एक्सेस कर सकता हूँ। इसको p1 बोल दिया है, ये वैल्यू 1 कर देता हूँ, और सिमिलरली हम और भी एक वैल्यू 2 कर देता हूँ यहाँ पर, और यह है p2 होगा, ये p2। और सिमिलरली इसको कॉपी करके, दैट इज यह है वैल्यू 1 एंड यह है वैल्यू 2। तो हम इसी तरीके से एक से ज़्यादा वैल्यू हम यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। और ये सर्वर रिस्टार्ट हो गया, और इसका अगर रिफ्रेश करूँ तो फिर से चला रहा हूँ, सबमिट, और यहाँ पर तो इसको पहले रिस्टार्ट करता हूँ। दूसरा मैं सर्वर इसका पहले इस कैश का क्लियर कर लेता हूँ, हिस्ट्री। ओके, रन एज सर्वर। इसका प्रॉब्लम हुआ है, illegal argument, सर्वलेट सर्व 1 एंड सर्व 2 बोथ मैप। ओके, यहाँ पर जो प्रॉब्लम बोल रहा है कि सर्वलेट 1 एंड सर्वलेट 2 दोनों के लिए /S6 हो गया। ओके, इसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। सर्वलेट 2 के लिए भी S6 है और सर्वलेट 1 के लिए भी S6 है, इसके लिए प्रॉब्लम है। तो S7 कर देता हूँ इसको, और SS6 भी कर सकता हूँ, S7। ओके, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, और ये रिस्टार्ट हो जाएगा, और इसको फिर से रीलोड कर दिया। ये सर्वर अभी स्टॉप्ड है, दैट इज रन एज सर्वर। और अब यहाँ पर नेम एंड डिपार्टमेंट बोल दिया और सबमिट, और ये पहला वैल्यू है v1 एंड दूसरा वैल्यू है v2। तो ऐसा करके हम मल्टीपल वैल्यू भी दे सकता हूँ इनिट पैरामीटर से। हमने यहाँ पर मल्टीपल पैरामीटर बोल दिया, और ये हमने जो एक्सेस किया है 2 बार सेपरेट करके एक्सेस किया है, ऐसा करके। ये सेपरेट करके एक्सेस करने का ज़रूरत नहीं, हम एक साथ भी, अगर यहाँ पर 10 पैरामीटर है तो हमको तो 10 बार ऐसा करके लिखना पड़ेगा। तो ऐसा लिखने का ज़रूरत नहीं, हम एक साथ ही एक लूप को यूज़ करके ये पैरामीटर नेम एंड वैल्यू को दिखा सकता हूँ। ओके, यहाँ पर हम कर दें हमारा जो वैल्यू है ऐसा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम ये सब ऑफ कर दिया। ओके, तो ये जो पैरामीटर नेम्स मतलब मल्टीपल पैरामीटर्स हमने जो यहाँ पर लिया है,
तो ये एक एन्यूमरेशन के टाइप में ये रिटर्न करता है। मतलब एक और भी मेथड है एससी, मतलब ये सर्वलेट कॉन्फ़िग इंटरफेस के अंदर, दैट इज एससी डॉट गेट इनिट पैरामीटर नेम्स। ये सेकंड जो मेथड, हम पहला मेथड यूज़ कर रहा था दैट इज गेट इनिट पैरामीटर, तो हम गेट इनिट पैरामीटर नेम्स भी यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम इसको यूज़ कर रहा हूँ अभी, और ये जो रिटर्न करता है वो एक एन्यूमरेशन रिटर्न करता है। ओके, एक एरे जैसा ही है, एरे और एरे लिस्ट जैसा ही है। तो हम इसको स्टोर करने के लिए एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ दैट इज एन्यूमरेशन, और इसको हम जेनरिक क्लास यूज़ करता हूँ दैट इज, इसको हम स्ट्रिंग कर लेता हूँ। दैट मीन्स ये तो स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। ओके, एन्यूमरेशन ऑफ स्ट्रिंग कर दिया, एन्यूमरेशन ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू sc.get init parameter names। ओके, और ये तो एक एरे लिस्ट और एरे जैसा ही काम करेगा, मतलब सभी नेम एक एरे के अंदर ये स्टोर कर दिया है। ओके, जितने सारे हमने पैरामीटर नेम भेजा है, मतलब p1 p2, ये सब एक एरे के अंदर स्टोर करके एक एन्यूमरेशन ऑब्जेक्ट बनाकर ये स्टोर कर दिया ई के अंदर। ओके, और हम इसको अभी लूप से चला सकता हूँ, मतलब while e डॉट बोलना है कि हैज़ मोर एलिमेंट्स, ये मेथड को कॉल करना है। ये बूलियन रिटर्न करेगा अगर इस एरे के अंदर एक मिनिमम एक आइटम है तो। ओके, हैज़ मोर एलिमेंट्स। ओके, ये बोल रहा है कि रिटर्न्स ट्रू इफ एंड ओनली इफ दिस एन्यूमरेशन ऑब्जेक्ट कंटेन्स एट लीस्ट वन और मोर आइटम। एक आइटम रहने से ही वो ट्रू रिटर्न कर देगा। ओके, और अगर कोई आइटम नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हैज़ मोर एलिमेंट्स, और इसके अंदर हमको एक एक करके एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो इसके अंदर क्या है कि पैरामीटर नेम है, मतलब ऐसा समझ सकता हूँ कि ये एक एरे है, इसके अंदर है p1, p2। ओके, तो हमको ये नेम चाहिए पहले, तो इसके लिए हमको कॉल करना है ई डॉट नेक्स्ट एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट। तो नेक्स्ट एलिमेंट कॉल करने से वो क्या देगा, ये पहला आइटम को देगा, मतलब p1 को देगा। तो ये तो स्ट्रिंग है, तो मतलब हमको स्ट्रिंग में ये स्टोर करना है, दैट इज स्ट्रिंग। ये तो पैरामीटर नेम है, तो हम पैराम के अंदर रखता हूँ। ओके, ये पैरामीटर नेम मतलब पहला p1 अभी पैराम के अंदर है, और इसका वैल्यू चाहिए हमको। वैल्यू कैसे मिलेगा, हम इसी को इसके अंदर कर देता हूँ, दैट इज कॉन्फिग पैरामीटर वैल्यू, और इसका वैल्यू क्या होगा, दैट इज ये जो SC हमने बनाया था सर्वलेट कॉन्फिग, इससे हम इसको वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। दैट इज SC डॉट गेट इनिट पैरामीटर अभी बोलना है। ओके, गेट इनिट पैरामीटर, और ब्रैकेट के अंदर बोलना है ये पैराम। ओके, मतलब हमने तो की पा चुका हूँ, दैट इज p1 इसका की है, और इस पैराम गेट इनिट पैरामीटर ब्रैकेट के बोलना है, ब्रैकेट में ब्रैकेट के अंदर पैराम बोलना है, दैट इज की का नाम, मतलब p1। तो p1 बोलने से उसका वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज v1 मिल जाएगा। ओके, और ऐसा करके ये पहला वैल्यू को दिखा देगा, और दिखाने के बाद ही ये जब भी हम नेक्स्ट एलिमेंट कॉल करूँगा, वो पहला एलिमेंट को देकर कर्सर और पॉइंटर जो है इसका नेक्स्ट एलिमेंट में चला जाएगा। ओके, जितने बार हम नेक्स्ट एलिमेंट कॉल करूँगा, वो एक एलिमेंट को दिखाकर नेक्स्ट एलिमेंट में चला जाएगा। ओके, मतलब अभी वो कहाँ पर है, ये p1 में है। तो अब फिर से जब लूप का हेडर लाइन पे आएगा, हम चेक करूँगा कि हैज़ मोर एलिमेंट्स, इस एरे में मोर एलिमेंट्स है या नहीं। इसमें तो एलिमेंट है, p2 एलिमेंट है, तो मतलब ये ट्रू रिटर्न करेगा, और फिर से नेक्स्ट एलिमेंट कॉल होगा, और वो जाएगा p2 में।
मतलब वो P2 रिटर्न करेगा और वो पैराम के अंदर स्टोर होगा। और अब फिर से sc डॉट गेट इनिट पैरामीटर कॉल करूँगा और पैराम के अंदर जाएगा P2। ओके, और P2 जाने से इसका वैल्यू मिलेगा दैट इज V2। ओके, V2। ओके, तो ऐसा करके हम पहले हैज़ मोर एलिमेंट्स कॉल करके चेक करूँगा क्या नेक्स्ट एलिमेंट है या नहीं। अगर है तो उस एलिमेंट में कर्सर और पॉइंटर मूव कर जाएगा और नेक्स्ट एलिमेंट को कॉल करके उस एलिमेंट को हम रिटर्न करूँगा इस पैराम वेरिएबल के अंदर। और इसके बाद गेट इनिट पैरामीटर कॉल करके इसका पैरामीटर में भेजूंगा ये पैराम वेरिएबल। ओके, मतलब पहले P1 उसके बाद P2। और आप चेक करना ये कैसे काम कर रहे हैं। ये सर्वर ऑटोमेटिक रन हो गया और यहाँ पर फिर से हम इससे जाता हूँ और ये दिखा दिया पैरामीटर वैल्यू 1 इज V1, पैरामीटर वैल्यू पर वैल्यू 1 ही कर दिया हमने। ओके, वैल्यू कर देता हूँ और इसका मैसेज को चेंज कर दिया, इट इज config पैरामीटर वैल्यूज। ओके, और इसका सर्वर रिस्टार्ट होता है। ओके, रिस्टार्ट हो गया और इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। ये config पैरामीटर वैल्यूज पहले V1 उसके बाद V2। तो हम ऐसा करके लूप से इस वैल्यू को दिखा सकता हूँ। ओके, सेपरेट करके दिखाने का ज़रूरत नहीं, हम ये एन्यूमरेशन ऑब्जेक्ट से ये काम कर सकते हैं। तो यह है config पैरामीटर। ओके, तो अब तक एनी डाउट? तो अब हमको देखना है कि सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, नेक्स्ट इज सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। तो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट ये भी सर्वलेट कंटेनर क्रिएट करता है पर वेब एप्लीकेशन। ओके, दैट इज सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड पर वेब एप्लीकेशन by servlet container। ओके, तो मतलब ये वेब एप्लीकेशन के लिए एक ही होगा। एक वेब एप्लीकेशन के लिए इसका जो इसके अंदर भी पैरामीटर नेम एंड वैल्यू होता है। ओके, दैट इज ऑब्जेक्ट इसके अंदर है इज ए कलेक्शन of name equal to value, name equals to value pair। ओके, तो ये भी नेम इक्वल टू वैल्यू पेयर वाला ऑब्जेक्ट है जो पर वेब एप्लीकेशन के लिए एक ही होगा। ओके, तो पहले ही सर्वलेट कंटेनर इसको बना देगा जब भी वेब एप्लीकेशन मेमोरी में लोड हो रहा है तब। और इसमें अगर हम पैरामीटर नेम एंड वैल्यू देना चाहता हूँ, इसके अंदर क्या रह सकता है। अगर हम JDBC एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा हूँ तब इसका जो URL और यूज़र नेम पासवर्ड, तो इसको हम ये सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर सकता हूँ, यूज़र पासवर्ड। ओके, तो इसको हम हार्ड कोड नहीं करूँगा, यह हम JDBC एप्लीकेशन का जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमने तो पहले प्रॉपर्टीज फाइल को यूज़ किए थे वो भी कर सकता हूँ और ये सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर भी ये स्टोर कर सकता हूँ। ओके, मतलब अगर एक बार स्टोर कर दिया तो सभी सर्वलेट से वो मिल जाएगा। ओके, सो इट इज़ अवेलेबल फ्रॉम एवरी सर्वलेट। ओके, सभी सर्वलेट से ये मिल जाएगा, लेकिन
हमने अभी तक जो किया है, ये जो पैरामीटर नेम वैल्यू दिया है ये सिर्फ सर्वलेट 1 के लिए, सर्वलेट 2 से ये नहीं मिलेगा। ओके, मतलब अगर हम इसी को सर्वलेट 2 में दे दूं, इसको कॉपी करके हम सर्वलेट 2 में दे देता हूँ, तो अब सर्वलेट 2 से ये नहीं मिलेगा। और यहाँ पर इसका नाम चेंज कर देता हूँ, रिक्वेस्ट को REQ कर दिया और रेस्पॉन्स को RES कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने ये RES लिया है, रेस्ट डॉट गेट राइटर, इसके लिए पैरामीटर हम RES कर दिया। तो लेकिन इस सर्वलेट के लिए तो कोई इनिट पैरामीटर नहीं है, इसके लिए यहाँ पर कुछ नहीं दिखाएगा। तो अब इसको फिर से चेक करता हूँ, और इसका जो URL है ये है S6। तो हम अगर यहाँ पर S6 देकर इसको लोड करूँ और ये कुछ नहीं दिखा रहा है, ओके, क्योंकि यहाँ पर हमने तो कुछ नहीं दिखाया, जस्ट एक मैसेज दे देता हूँ तभी पता चल जाएगा। ओके, इसके अंदर एक मैसेज दे देता हूँ, दैट इज यह है सर्वलेट 2। और इसको फिर से चला रहा हूँ, दैट इज सर्वलेट 2 लोड हो गया, लेकिन कुछ पैरामीटर नहीं दिखा रहा है, क्योंकि सर्वलेट 2 के लिए तो हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया है। ओके, ये जो पैरामीटर ये सिर्फ सर्वलेट 1 के लिए, ये जो इनिट पैरामीटर ये सिर्फ सर्वलेट 1 में ही अवेलेबल होगा, सर्वलेट 2 में ये अवेलेबल नहीं होगा। तो लेकिन अगर हमने सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट में कुछ पैरामीटर दे दिया, वो सभी सर्वलेट से अवेलेबल होगा, यही इसका डिफरेंस है। तो लेकिन यह हम इसको देने के लिए हमको यूज़ करना होगा web.xml। फॉर दिस वी हैव टू यूज़ web.xml। ओके, तो इसीलिए हम फिर से web.xml में जा रहा हूँ, और इसको पैरामीटर का जो नाम है यह है, इसका जो पैरामीटर, ये पैरामीटर जो पैरामीटर टैग जो है, ओके, पैरामीटर टैग इज कॉन्टेक्स्ट पैराम, कॉन्टेक्स्ट हाइफन पैराम, और इसको क्लोज भी करना है। ओके, स्लैश कॉन्टेक्स्ट पैराम, और इसके अंदर भी एक ही टैग होगा, दैट इज पैराम नेम एंड पैराम वैल्यू। इसका जो इसके अंदर जो होगा दैट इज पैराम नेम, और इसको भी क्लोज करना होगा। और नेक्स्ट इज पैराम वैल्यू, और ये दोनों टैग भी क्लोज करना होगा, दैट इज स्लैश पैराम नेम एंड इसको स्लैश पैराम वैल्यू। ओके, तो ये हम कॉपी करके, ये भी हम मल्टीपल बोल सकता हूँ। तो ये रहेगा कहाँ पर, ये सर्वलेट टैग का बाहर होना चाहिए, मतलब ये रहेगा वेब ऐप के अंदर डायरेक्टली, जैसे वेलकम फाइल है वैसे ही ये रहेगा, ये डायरेक्टली ये वेब ऐप टैग के अंदर। और इसका नाम कुछ दे दिया से CP1, और ये दे दिया कि वैल्यू फॉर CP1। ओके, और ये भी हम मल्टीपल बोल सकता हूँ, अगर मल्टीपल बोलना चाहता हूँ, दैट इज ये CP2 कर दिया और वैल्यू 2 कर दिया, दैट इज वैल्यू 1, वैल्यू 2 फॉर CP2। ओके, तो ऐसा करके मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट पैराम भी बोल सकता हूँ, ये सारे सर्वलेट से अवेलेबल होगा। तो अब चेक करके देखता हूँ,
ओके, हम सर्वलेट 2 से चेक करता हूँ पहले। तो ये तो सर्वलेट 2 से तो ये इनिट पैराम अवेलेबल नहीं है, मतलब सर्वलेट कॉन्फ़िग का जो पैरामीटर ये तो अवेलेबल नहीं है, तो ये हमने हटा दिया। और ये लूप ऐसा ही रहेगा, ये लूप को ऐसे ही रखता हूँ। ओके, तो अब हमको क्या चाहिए, पहले तो हम गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग ले लिया था, अभी चाहिए गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। इसको कंट्रोल स्पेस देता हूँ, गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट चाहिए अभी। ओके, तो ये भी जेनरिक सर्वलेट के अंदर ही है, गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो वो रिटर्न करता है सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस का जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास। तो मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। ओके, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट चाहिए अभी। ओके, तो इसका नाम भी एससी रख सकता हूँ, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट एससी इक्वल टू गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। और बाकी जो सब यही ऐसा ही होगा। ओके, सेम पैरामीटर है। और ये जो गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट जो रिटर्न किया है, मतलब सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, उसके ऊपर हम गेट इनिट पैरामीटर नेम्स। ओके, सेम मेथड है। ओके, कोई डिफरेंस नहीं। और ये भी एन्यूमरेशन रिटर्न करता है, और बाकी सब सेम है, हैज़ मोर एलिमेंट्स। और ई से हम नेक्स्ट एलिमेंट को कॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पर सिर्फ मैसेज को बदल दूंगा, दैट इज़ context parameter values equal to sc dot get init parameter of param। ओके, और बाकी सब एक ही है। ओके, अब चेक करता हूँ ये रन होता है या नहीं। तो ये सर्वलेट 2 में दिया है, सर्वलेट 1 में भी अवेलेबल होगा। ओके, अब हम S6 मतलब यह है सर्वलेट 2 के लिए, और चेक करता हूँ ये आ गया। ओके, context parameter values, value 2 for cp2 and value 1 for cp1। ओके, तो ये हम सर्वलेट 1 से भी चेक कर सकता हूँ, दैट इज अगर ये भी हमने कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर दिया, इसके बाद ओके, और यहाँ पर तो SC पहले ले चुका हूँ, इसके लिए एरर दे रहा है। ये SC1 कर देता हूँ, और ये E1 E1 और SC1 E1। तो अब ये भी सर्वलेट 1 से भी चलेगा। ये सर्वर रीलोड हो चुका है। और अगर यहाँ पर सर्वलेट 1 में जाऊँ, दैट इज S1। ओके, S1 हमारा दैट इज S5 है, सर्वलेट 1 के लिए है S5। ओके, और ऐसे S5। तो अभी कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर वैल्यूज नल दिखा रहे हैं। तो ये SC हो गया, ये SC1 होगा, SC1 डॉट गेट इनिट पैरामीटर नेम्स। ओके, तो अब ये चलेगा, और ये आ गया वैल्यू 2 फॉर cp2 एंड वैल्यू 1 फॉर cp1। तो मतलब ये सभी सर्वलेट से ये चलेगा। हाँ, ये सर्वलेट 1 से चल रहा है, और अगर सर्वलेट 2 में चलाना चाहूँ तो सर्वलेट 2 के लिए हमारा URL है S6। ओके, तो इसके लिए S6। तो ये सर्वलेट 2 में भी दिखाएगा, सर्वलेट 1 में भी दिखाएगा। इट इज सर्वलेट 1 के लिए S5। ओके, तो यही है सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट एंड सर्वलेट कॉन्फ़िग का डिफरेंस। तो सर्वलेट कॉन्फ़िग है पर्टिकुलर एक सर्वलेट के लिए,
और सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट देने के लिए हमको वेब XML ही यूज़ करना होगा, और यह है सभी सर्वलेट के लिए कॉमन डेटा। तो एनी डाउट अप टू दिस? or any confusion?